चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। ये टॉपिक जो है आपका 11 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 11 के लिए तो इसमें कुछ टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और 12 के लिए पूरा जो नेम रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म दे रखे हैं, जिसमें से अपने को इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से इसका इंटरमीडिएट कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 11 और 12 दोनों के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म कंपटीशन पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म में देखते हैं अपन सॉल्वेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के जो टाइप्स है, प्रोटिक और एप्रोटिक, पोलर, नॉन पोलर, जिसमें हम रिएक्शन करवाएंगे मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करती है रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, स्लो होगी। ऐसा देखो जरा, सॉल्वेंट टू टाइप्स का है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर के अंदर भी ऑप्शन टू टाइप्स का है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। ठीक, चलो तो आगे चलते हैं। इसमें पोलर सॉल्वेंट की अगर बात करें, नॉन पोलर का मतलब जिसमें केटायन एनायन नहीं हो। ठीक है, ऐसा एग्जांपल है जैसे बेंजीन। बेंजीन नॉन पोलर में आता है, और पोलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं उसको, जो सबको डिसॉल्व कर सकता है मैक्सिमम चीजों को। चलिए, polar solvent has some overall dipole moment. They are of two types: polar protic solvent in which hydrogen atom is directly attached with the highly electronegative atoms. हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए इससे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से। polar protic solvent are the capable of forming intermolecular hydrogen bonding. In polar protic solvent, cation are solvated by ion dipole interaction, while an anion is solvated by hydrogen bonding. Polar protic solvent can give H+ ion. H+ ion जो देता है वो पोलर नहीं देता, वो एप्रोटिक। सिंपल सा नाम से पता चल रहा है अपने को। देखिए जरा, वाटर, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सारे कैसे कहला रहे हैं? polar protic solvent. Polar protic solvent can solvate both cation as well as anion. Cation are solvated by the ion dipole interaction with the H2O, while anion are solvated by hydrogen bonding. यहाँ देखो, hydrogen bonding with H2O. Solution of NaCl in H2O can be explained as. अब जब जैसे ही हमने पानी के अंदर NaCl डाला, तो Na अलग, Cl अलग। ठीक, अब Na को कौन कैप्चर कर रहा है? जितने भी नेगेटिव चार्जेस है। तो वाटर के अंदर से जो ऑक्सीजन है ना, वो Na की तरफ मुड़ गए, तो Na को कैप्चर कर लिया। इसी तरह से Cl है, Cl को कौन कैप्चर कर सकता है? कोई प्लस, तो जितने भी हाइड्रोजन है वो Cl की तरफ चले गए। तो इस तरह से इसको कैप्चर करके बीच में ले लेते हैं और उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो जरा, Na is solvated means उसे कवर कर लेगा by ion dipole interaction with the H2O. ठीक है, then HO2, then Cl is solvated by the hydrogen bonding with the HO2 लिखा हुआ। चलो आगे, polar aprotic solvent. These are the solvent in which hydrogen is not attached with highly electronegative atom, which solvent cannot give H+ ion. हायर से जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन दे देगा, और नहीं रहेगा तो नहीं दे पाएगा, नहीं देगा तो वो एप्रोटिक कहलाएगा। तो जैसे देखो, DMSO, इनके नाम ध्यान रखना, DMSO फुल फॉर्म याद रखना, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो ये किसका जैसा दिख रहा है आपको? कीटोन के जैसा। कार्बन की जगह क्या लगा दिया आपने? S। DMSO बन गया, देखो प्रोपेनॉन की जगह S लगा रखा आपने। फिर DMF, डाइमिथाइल फॉर्मलमाइड। तो यहां देखो, डाइमिथाइल फॉर्मलमाइड, ये डाइमिथाइल और ये एमाइड है। नेक्स्ट है DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। तो यहां पर H ही आएगा, ये सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, H ही आएगा, यहां CH3 आएगा। ठीक है, HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइएमाइड। तो यहां देखो बच्चों, H3PO4 है ना, उसने क्या किया,
इसकी जगह n लग गया और n के साथ में कौन सा होगा 3 डिग्री, 3 मिथाइल लगे हुए, दो मिथाइल लगे हुए सब पे, ठीक है। इस तरह से तो पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट कैन solvent cation very well while anion is not solvated. When salt is added, then cation is trapped by the ion dipole attraction while anion is not solvated. चलो आगे इसका एग्जांपल देखो। अब जैसे अपन ने NaCl को ब्रेक किया था प्रोटीन में, तो Na और Cl को दोनों ने कवर किया। अब यहाँ देखो A प्रोटीन में Na को कौन कवर कर रहा है, ऑक्सीजन, और उसमें Br के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, क्या कवर करके रखा हुआ है, surrounded by the solvent but not well solvated by DMSO, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही ना। चल तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, दिस सॉल्वेंट हैज ओवरऑल जीरो डाइपोल मोमेंट, उनका जीरो डाइपोल जैसे बेंजीन और CCl4। अब ये कुछ कॉमन एग्जांपल है पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक के। तो वाटर कौन सा आपका प्रोटिक, इथेनॉल, मेथनॉल, इथेनॉल, मेथनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, अमोनिया, ये एसीटोन। एसीटोन कैसा है, एप्रोटिक। फिर DMSO भी कैसा है, एप्रोटिक। DMF एप्रोटिक और DMA ये भी एप्रोटिक है। इस पे क्वेश्चन आता है विजुअली तो प्रोटिक और एप्रोटिक, तो ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। देखो यहाँ बना रखा है विजुअल नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और फिर देखो अटैकिंग रिएजेंट, अगला टॉपिक आता है अपना इसमें अटैकिंग रिएजेंट। तो वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेट में, ठीक है। तो वही अटैकिंग रिएजेंट है। तो यहाँ देखो स्पीशीज व्हिच आर अटैक ऑन द सबस्ट्रेट molecules or intermediate and the form product is called the attacking reagent. These are the two types, electrophile and nucleophile. अब यहाँ पर अपने को इनका मीनिंग समझ लेंगे तो आगे के आधा टॉपिक अपने को क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो इलेक्ट्रोफाइल, इसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा, जो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जो खुद नेगेटिव हो। तो अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रोफाइल पर ने क्या कहा, जो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर चार्ज नहीं हुआ तो कैसा होएगा वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल में माइनस चार्ज वाला हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर हो ऊपर। तो ये मैंने इसकी आइडेंटिफाई बता दी, आइडेंटिफिकेशन है, आपको पहचानना है। वहां क्वेश्चन आएगा विच वन इज द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, विच वन इज द न्यूक्लियोफाइल। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मैं लॉजिकली सोच रहा, इतना इजी भी नहीं देंगे वो, लॉजिकली सोचना है। चलो आगे देखो, तो इसके एग्जांपल देखेंगे और चलेंगे आगे। इलेक्ट्रोफाइल इज a positive charge species and neutral molecules with the electron deficient center. An electrophile can act as a Lewis acid. Lewis acid means deficient है, lone pair acceptor. Electrophile are the following types: positive charge electrophile, जिसमें सबके ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है; neutral electrophile, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which has the least one lone pair of electron, एक lone pair होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कैन बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। एंड न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज लुईस बेस, एक डेफिनेशन ये भी हो गई, लुईस एसिड लुईस बेस के रिस्पेक्ट में, यानी लोन पेयर डोनर। तो यहाँ देखो एग्जांपल, ये सारे माइनस वाले नेगेटिव चार्ज वाले, ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले, H minus O, H minus O, R, CH3X, SH। फिर न्यूट्रल वाले जिनके ऊपर सबके ऊपर लोन पेयर दिखा रखा है, और लोन पेयर किसके पास होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप के जो एलिमेंट है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके पास लोन पेयर होगा, ठीक। चलो आगे, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडियंट का मतलब जो दोनों ही तरह बिहेव करे। स्पीशीज हैव द टू न्यूक्लियोफाइल्स, two nucleophilic sites
but only one can donate lone pair of electron at a time. This is called ambidient liquefier. अपने 12th वाले टॉपिक में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ambidient ligand, टू बाइंडिंग साइड्स होती है उसके साथ, ठीक है। ये हो गया जैसे CN1 NO2, NO2 को याद रखना नाइट्रो और नाइट्राइट, ठीक। एम्फीफिल्स, ये देखो molecule containing the multiple bond between carbon and more electronegative atoms can act both electrophile and nucleophile। ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव पर्पस है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए और जो दोनों की तरफ बिहेव करे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें C और O तो नेगेटिव है और C क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, ऐसा ये याद रखना है, ठीक है, नहीं करना आपके लिए। चलिए आगे, अब इन दोनों में डिफरेंस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लुईस एसिड, लुईस स्पेस, एम्प्टी स्पेस, वो जो अपन ऊपर पढ़ा था वो सारा है। नेक्स्ट आओ इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बेसिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी is defined as the tendency of a species to give the electron pair, जो electron pair देने की tendency हो, और to an electron deficient center, while basic strength is the ability of a species removing H plus ion from an acid से H plus ion। देखो जरा, consider the species B minus, it functions as a nucleophilic is given as a, जहाँ देखो B इसके ऊपर अटैक कर रहा था, एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा क्योंकि चार वैलेंसी हो नहीं सकती, एक अटैक दूसरा आ जाएगा इसके ऊपर, ये इस तरह से बेसिसिटी, और ये बन जाएगा L मतलब लिविंग ग्रुप। चलो आगे, फंक्शन एज अ बेस इंडिकेट, तो ये इसके साथ हट करके इसके साथ लग गया, ये H इसके साथ लग गया, इसके साथ लग गया। The nucleophility determined by the kinetic of the reactions which is reflected by its rate constant K, while base strength is determined by the equilibrium constant which is reflected by its Kp, basic strength Kp, acidic strength Ka, ठीक है। चलो आगे, effect of solvent, criteria of nucleophility, factor increases density of the donor atom nucleophility, फिर इसका effect of the solvent आ रहा है। In polar protect solvent, large nucleophile are good, and nucleophilicity of the halides ions following in the order, तो हाईएस्ट ऑर्डर किसका है I माइनस का, फिर I Br H, और DMSO the relative order of nucleophilicity halide ions। पोलर में तो ये ऑर्डर रहेगा, नॉन पोलर में ये ऑर्डर रहेगा, मेन इसका मतलब ये है, ठीक है। पोलर में और नॉन पोलर में ये DMSO कौन सा होता है, नॉन पोलर है, एप्रोटिक मतलब चलो आगे, इनके रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी द पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक्ट में देखो इस तरह से, ठीक है। चलो ये एग्जांपल दे रखे हैं और इसको समझा रखा है, फिर आगे चलते हैं स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो O माइनस और फिर इस तरह से ये जिसमें डोनर ज्यादा लगे हुए वो कम हो जाएगा। फिर इसी तरह ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, सबसे कम इसमें दे रखा है, रीजन बताया है ये, ठीक है। चलो स्ट्रॉन्ग बेस yet weaker nucleophile cannot approaches the carbon atom so easily। यहाँ देखो स्टीरिक क्राउडिंग बड़े ग्रुप है तो लोन पेयर दे नहीं सकता, इस वजह से कम हो गया। यहाँ पर क्या है, वीकर बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बेस तो वीक है पर न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। फिर periodicity nucleophilic decreases from the left to right period and base strength also decreases, CH3 minus NH2 minus OH minus F minus, in a group of nucleophilic philicity decreases top to bottom, decreases in a size of donor atom। तो यहाँ donor atom की size पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखना। basic strength decreases from top to bottom, जैसे acidic strength HI HBr HCl HF, HI क्यों है, वीक बॉन्ड लग जाता है, जल्दी टूट जाएगा, जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी H देगा, H जितना जल्दी देगा उतना ज्यादा एसिडिक, क्लियर। ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ FCl तो टूटने के बाद जो जितना वीक एसिड है
उतना टूटने के बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ गई, ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, उतना ही कम न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी इसकी ज्यादा हो गई, ठीक। इट्स टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन आयन। इन तीनों, ये पेज मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें सारा ऊपर का कंक्लूजन दिया हुआ है इन्होंने, उसी की यहाँ पर अपने को याद रखना है। इन द टेंडेंसी टू डोमिनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ H आयन टू H आयन, NaOH CH3, OH के ऊपर अटैक करेगा, ये Cl निकल गया। तो ये कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक माइनस को निकाल के दूसरा माइनस अटैच कर रहा है तो ये NaOH। दूसरा बेस, यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है ये, और ये एसिड और बेस की तरह सॉल्ट बना दिया है। देखो जरा मेन समझने वाली है, CH3 है, Cl के साथ और वहां H है, दोनों चीजें अलग अलग हो गई, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये पूरी टेबल जो ऊपर ने लिखा वो टेबल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर, फिर इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर। चलो आगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी, नया टर्म आपके लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। गुड लिविंग ग्रुप आर दोस दैट बिकम्स द मोस्ट स्टेबल आयन, यानी लिविंग ग्रुप या टूटने के बाद स्टेबल आयन बनाना चाहिए, ऐसा नहीं वो टूट कर आया इधर अनस्टेबल हो गया तो वो किधर उधर गड़बड़ करता रहेगा, दूसरी चीजों को गड़बड़ करता होगा फिर। चलो आगे, बिकॉज़ लिविंग ग्रुप इज जनरली लीव्स एज अ नेगेटिव आयन, सो दोस लिविंग ग्रुप आर गुड which stabilize negative charge most effectively, and weak base do not this best do this best, so weaker is the base, better is the living group। weak base बनना चाहिए वो, strong base नहीं बने, ठीक है। the living group should have lower bond energy with carbon, जल्दी टूटना चाहिए, कम एनर्जी की जल्दी टूटेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर स्टेबल आयदर बाय dispersal or delocalization। strong basic ion rarely act as a living group, Br or OH। जैसे देखो Br अटैक कर रहा है, OH यहाँ से हट रहा है, यस गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और पुअर लिविंग ग्रुप, क्योंकि OH निकल रहा है, ये इसी के ऊपर देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये निकल रहा है, तो ये इट इज अ नॉट लिविंग ग्रुप। तो CH3 कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो स्टेबल होना चाहिए, ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको ध्यान रखना। देखो ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी तो सब, तो ये इसमें R फिर इस तरह से दे रखे हैं, ऑर्डर दे रखे हैं लिविंग ग्रुप से, ठीक है। वेयर ग्रुप अटैच विद द R इज अ लिविंग ग्रुप, जैसे देखो where group attached R is the living group, अगर हटेगा तो क्या लग सकता है, क्लोरीन OH F minus OH minus NH2 तो इस तरह से इसमें दे रखा है। Nucleophility depend on the nature of solvent, anion are the better nucleophile than the nucleomolecules। चलो आगे, and nucleophility increases adjacent atom in the nucleophilic site as lone pair, because the lone pair repel each other, ये इस टाइप से NH2 हाइड्रोजन। चलो एग्जांपल दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन बना सर, ये देखो which of the following species and electrophilic nature, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके, या फिर इस टाइप से देखेंगे पूछेंगे which one is the nucleophile, best nucleophile, electrophile देकर के पूछते हैं कुछ। चलो आगे चलते हैं इसमें। फिर है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट मींस यहाँ पर कितना कार्बोकैटायन है 1 डिग्री, और वो वहां पहुंचे कितना हो गया 3 डिग्री, तो 1 से 3 में पहुंच सकता है वो। जैसे ही स्टेबल कंडीशन में जाना है वो पहुंच जाएगा, तो ये 1 टू शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 टू शिफ्ट, यहाँ का हाइड्रोजन इधर आ गया तो प्लस चार्ज का पहुंच गया यहाँ पर। इसी में देखो ये 1 डिग्री है, वहां पहुंच के कितना डिग्री होगा, यहाँ पर क्या शिफ्ट किया अपन हाइड्रोजन, यहाँ क्या शिफ्ट किया मिथाइल। यहाँ देखो अपन कहते हैं 1 टू मिथाइल शिफ्ट, वो ये 1 टू मिथाइल शिफ्ट है। फिर यहाँ पर देखो
यहाँ पर तो केवल हाइड्रोजन शिफ्ट किया, यहाँ पर भी इस तरह से। तो यानी कार्बोकेटाइन अगर 1 डिग्री है तो रिएक्शन मैकेनिज्म का अपने आप से वो 2 में और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी। चलो आगे, ये सारे एग्जांपल उसी के दे रखे हैं। QP QRP जैसे ये शिफ्टिंग की बता रहा है कि कैसे शिफ्ट हो रहा है उसको। Due to the more stable carbocation Q will be rearranged in the intermediate। चलो आगे, रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन मींस वो भी स्टेबिलिटी के लिए। जरा देखो, अगर ये इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द 1 2 शिफ्ट रिंग एक्सपांशन स्ट्रेन एक्सपांशन स्ट्रेन गेट रिलीज, यानी अगर उसके अंदर तनाव है तो वो रिलीज करेगा। जैसे मान लो इसको मैंने मोड़ रखा है, ऐसा कुछ कर रखा उसको, जैसे इसको मैंने इसे मोड़ रखा तो ये तनाव में भी ज्यादा तो करूंगा टूट जाएगा। तो ये क्या चाहता है, रिलीज होना। ऐसे मोड़ो मत, ये कहेगा ऐसे मोड़ो मत टूट जाऊंगा, तो ये रिलीज होना चाहता है। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे किसी रिंग में इस तरह का है 4 मेंबर रिंग है तो स्ट्रेन है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेन को रिलीज करना चाहेगा। तो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है तो वो कौन सा आ गया वहां पर 2 डिग्री। तो ये रिंग में रिंग का एक्सपांशन हो जाएगा इस तरह से। ये मिथाइल पूरा यहाँ शिफ्ट होकर ये रिंग में बन जाएगा। यहाँ पर भी ये 5 नंबर रिंग है तो 6 नंबर बन गया, ये 5 नंबर है 6 नंबर है तो 7 में बन जाएगा। रिंग कंट्रक्शन, रिंग कंट्रक्शन मींस उसको शिफ्ट करना, अगले बार शिफ्ट करके 6 से 8 में कन्वर्ट हो गया, ये 4 से 3 में कन्वर्ट हो गया, और ये 6 और 5 पे तो 6 वाली 5 में। पहले वाले में क्या देखा हमने, एक्सपांशन, इसमें क्या देखा, कंट्रक्शन। अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो इंटरमीडिएट का ध्यान रखना, कौन कौन से हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये 6 इंटरमीडिएट है। अपने एनसीईआरटी में भी केवल 3 दे रखे हैं आपको, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल। आगे भी जो 3 है कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये कंपटीशन पर्पस के हिसाब से जिसमें क्वेश्चन बनता है इनका। चलो आगे, सबसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कब बनेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो ये अपना अब लेके निकल जाएगा और जेड अपना लेके निकल जाएगा। तो इसके कैरेक्टर देख लो फटाफट से, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज है, कोई चार्ज नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस है, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास, क्योंकि 8 होते हैं उनमें से एक लेके आओ। obtaining complete electron deficient species act as electrophile, neither Lewis nor base, Lewis base की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। Then 3 sigma bond and 0 lone pair, 0 vacant orbital and 1 unpaired electron, paramagnetic nature। इसका नेचर पूछते बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ इस पे, इसका नेचर कैसा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक आएगा। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, no rearrangement or stability of carbon free radical depend on the resonance effect and hyperconjugation inductive effect। इसका जो स्टेबिलिटी है ये 3 पे डिपेंड करता है। चलो आगे, ये इस तरह से इसका ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और बेंजीन में भी अगर बेंजीन जुड़े हुए हैं, 3 बेंजीन है, 2 बेंजीन है, 1 बेंजीन है, इस तरह से। देन सम जनरल मेथड ऑफ द जनरेशन ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल्स बाय यूजिंग हीट, कैसे बना सकते हैं उसको, बाय यूजिंग हीट, यूजिंग सनलाइट। मोस्टली जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो सनलाइट की वजह से होती है, ये ध्यान रखना। यूजिंग हीट, बाय यूजिंग मेटल और नॉन यूजिंग हीट में इस तरह से इसको ब्रेक कर देगा, बाय यूजिंग सनलाइट HNO दे रखा होगा ऊपर, और हीट में ट्रायंगल बना रखा होगा, और बाय मेटल सोडियम की वजह से भी फ्री रेडिकल बना सकते हैं। एक्टिव मेटल चाहिए, तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है। चलो आगे चलते हैं। जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब कार्बन फ्री रेडिकल से रिएक्शन कौन सी, साथ के साथ रिएक्शन भी देखा है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे कॉम्बिनेशन विद द फ्री रेडिकल्स, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन होकर के हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो इसके साथ जोड़ करके ये डिस्प्रोपोर्शनल डबल बॉन्ड बना रहा है। सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विद द कार्बन फ्री रेडिकल, वुड्स रिएक्शंस, जो मेटल की वजह से आपको देखा भी, यहाँ देखा ना, कौन बनाता है इसको, एक तो मेटल की वजह से बनता है
तो जहां जहां सोडियम रिएक्शन यूज होगा इसका मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और एक हीट और एक सनलाइट। तो देखो वुड्स रिएक्शन किसका एग्जांपल है? फ्री रेडिकल का एग्जांपल, ठीक है। और मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म बता रखा वुड्स रिएक्शन का। Na 2 इलेक्ट्रॉन और S 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर anion, और इस तरह से R के साथ जुड़ करके ये R फ्री रेडिकल बना रहा है। ये आयनिक मैकेनिज्म इसका, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म बता रहा है इसका। या R जुड़ रहा है इस तरह से। देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है which of the following compound cannot be obtained from single alkyl halide by the Wurtz reactions। कौन नहीं बना सकता है? आइसोब्यूटेन, सिंगल नहीं बना सकता, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट है फोटो हैलोजिनेशन एल्केन। यानी हैलोजिनेशन में भी दो टाइप्स होते हैं, आयनिक और फ्री रेडिकल फॉर्मेट, यानी सनलाइट की वजह से। तो देखो हैलोजिनेशन RHX2 इसके साथ जुड़ा है। हैलोजिनेशन इज सम मेड ऑन एक्सपोज द हैलोजन प्लस एल्केन मिक्सचर ऑफ UV या फिर at evaluated temperature the reactivity order the halogen F2Cl2Br2। और इसमें इसका जो हैलोजन का देखा है अपन टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी पर फर्स्ट हैलोजिनेशन होगा। चलो फिर फ्लोरीनेशन देखो, C2H5I और HgF2 कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट रिएक्शन, वेरी गुड। फिर है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में CH4 के साथ में एक CL हटता जा रहा है और नया लगता जा रहा है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म दे रखा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म UV का लाइट की वजह से। ये अपन ने लिखा हुआ है 11 में, तीन स्टेप में, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन की फॉर्मेट में। नेक्स्ट द ब्रोमिनेशन, Br2 reacts the alkanes similar manner but less vigorously। आयोडीनेशंस, आयोडीन की रिएक्शन करानी है, ठीक है। चलो आगे। reactivity selectivity principles, probability factor, reactivity of halogen free radical, reactivity of alkane, ease of abstraction of the hydrogen atoms। इसका रेशियो बता रखा है, ये देखो halogenation of alkane following order stability order 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 3। तो ऑर्डर अपन क्या है? क्लोरीनेशन में ये रहेगा, ब्रोमिनेशन में ये रहने वाला है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म दे रखा है बच्चों। reactivity of any hydrogen atom direct proportional to number of hydrogen atom, that kind of reactivity of all। पहला ये व्यंजक का दे रखा है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट है फीडिंग रिएक्शंस। फीडिंग रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस होती है? सोडियम की प्रेजेंस होगी, बाई फिनाइल रिएक्शन बन जाएगा। तो इसका भी देखो वुड्स फिटिंग में एक इथाइल और ये दोनों सोडियम। तो हमने को याद रखना वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। उल्मान रिएक्शंस, तो सोडियम की क्या ले लें अपन? कॉपर, उल्मान, वेरी गुड। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना, पर पूछते हैं। चलो अगला क्या है आपका? कार्बोकैटायन। पहले कौन सा पढ़ लिया अपन ने? फ्री रेडिकल। चलो कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो ये देखो Z कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल। चलो आगे। तो ये देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, 1 वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट का मतलब ये जो प्लस है ना, एक पी खाली रहेगा इसका, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर कुछ बनता है, ये कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो आप क्या करें, वीडियो पॉज करके कैरेक्टर को नोट कर लेना। फिर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक नेचर। पहले वाला कैसा था? पैरा, इसका है डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, रीअरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिपेंड ऑन रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेबिलिटी जो समझना है इसको अपन, किसकी? कार्बोनेट। इन 3 मेथड से समझ सकते हैं, रेजोनेंस से, हाइपरकॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। चलो आगे। अब देखो स्टेबिलिटी देखेंगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ड्यू टू प्लस इफेक्ट, और हाइपरकॉन्जुगेशन में समझ सकते हैं। हाइपरकॉन्जुगेशन से 9 रेजोनेंस बनेंगे इसके,
3 3 3 उसके 2 2 मिथाइल है, उसके 1 मिथाइल है, इसके 3 इसके 6 इसके 9, जितने ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबल। देखिएगा तो ये बेंजाइलिक कैटायन, इथाइल कैटायन और विनाइल कैटायन। ठीक, सब जनरल मेथड ऑफ द जनरेशन ऑफ कार्बन। कार्बोनेशन बनाते कैसे, वो और इसको बनाते कैसे, बाय हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन और सिग्मा बॉन्ड। तो यानी हाइड्रोलाइटिक फिजन होना चाहिए, Cl निकलेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी बता रखा था। अब क्वेश्चन जब डीप जाएगा तो ऐसे पूछेगा अपने से। फिर डाइहाइड्रोलाइजेशन नेम रिएक्शन है, इसके साथ NN2+ एक्सेलरेशन करा रहे हैं तो डाइहाइड्रोजन सॉल्वेंट। हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन ऑफ पाई बॉन्ड तो डी ड्यूटेरियम दिया इसको बनने इस तरह से बन जाएगा। फिर सम जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड नेम रिएक्शंस कौन कौन सी है, कॉम्बिनेशन विद द न्यूक्लियोफाइल्स, Cl के न्यूक्लियोफाइल करा रहे हैं दोनों की, रीअरेंजमेंट हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा रहे हैं। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन था तो इस कौन सा बन गया 2 डिग्री, इसको कह रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यहां क्या लिखा हुआ ध्यान रखना, हाइड्राइड, इसका मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन नहीं है नॉर्मल, ये हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, माइनस के फॉर्म में वहां जाएगा, प्लस के फॉर्म में नहीं जाएगा, किसके फॉर्म में जाएगा माइनस, इसलिए हाइड्राइड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मिथाइल शिफ्ट, पूरा मिथाइल शिफ्ट करके इसको 1 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट करना। फिर एनाइल शिफ्ट, बेंजीन को शिफ्ट करना। रिंग एक्सपांशन, 4 मेंबर रिंग की 5 मेंबर रिंग हो गई, तो 4 मेंबर में कौन सा डिग्री था 1, उधर जाकर के 2। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर था वो इस रिंग कॉन्ट्रैक्शंस। फिर है एलिमिनेशंस, तो ग्रुप को एलिमिनेट करके अपन ने इसको स्टेबल कर दिया। चलो क्वेश्चन देखो, इसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पूछ रहा है, अभी ऊपर जितने देखे उसमें से क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन 2 एटम्स ऑफ और ग्रुप Y or Z removed from substrate and generally resulting into formation of pi bonds। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, या फिर अपन उसको पढ़ा था सेंचेव रूल। और ये किसकी अपोजिट है, मार्कोनी-घाव एंटी मार्कोनी-घाव। मार्कोनी-घाव एंटी मार्कोनी डबल बॉन्ड में जोड़ते हैं अपन, मार्कोनी-घाव HBr जोड़ते हो ना, और यहाँ पे HBr निकालना है। HBr जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड डिस्प्ले होता है उसमें, इसमें डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, तो X और Y निकलेगा, ऐसे डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। याद रखो उसको कनेक्ट करके। देखो अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन मतलब है दोनों ही लिविंग ग्रुप एक ही जगह से निकल रहे हैं, तो क्या बन गया यहाँ पर कार्बन, कार्बन की पत्नी कार्बन, वाइफ को याद रखना है दोनों की जगह से। और बीटा एलिमिनेशन मतलब है एक जगह से X निकलेगा, दूसरी जगह से Y निकलेगा, तो इसको बीटा एलिमिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, ये देखो 1-2 एलिमिनेशंस। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म पढ़ा था हमने एलिमिनेशंस का, E1 E2 E1 CB E1 I। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन लिखेंगे सारे। एलिमिनेशन E2, एलिमिनेशन रिएक्शन और विद मॉलिक्यूलरिटी 2, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए 2, यानी 2 जने होने चाहिए। और यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस E1 और E1 CB एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शंस, और EI एलिमिनेशन इंटरनल रिएक्शंस, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। E1 E2 E1 CB और EI इंटरनल रिएक्शंस। चलो आगे एक एक एग्जांपल दे लेते हैं। सबसे पहले E2 को देखो, dehydrohalogenations is the elimination of a hydrogen and halogen atom। तो दो चीजें निकल रही हैं, ये देखो इसके अंदर से Cl और यहाँ से H, और वो भी कौन सा अल्कोहलिक है, उसमें एल्कीन बना देता है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से अल्कोहलिक सॉल्यूशंस KOH या NaNH2। और मैकेनिज्म देखो इसका,
एक यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इसी को लेके चला जाएगा, फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इसको ऊपर ने क्या कहा, E2 इस तरह से, ठीक है। TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ग्राफ के अंदर बता रखा है। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E2, दिस रिएक्शन this is a single step bimolecular reaction and following concentrated mechanism। ये है, it is a second order reaction। कौन सा order reaction है, सेकंड। क्यों कहा बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर अटैक कर रहा है साथ में, और दोनों साथ में चाहिए। ये यहाँ से निकल रहा है, तो जब तक इसको हटाएगा नहीं तो ये अटैक नहीं करेगा, इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये बेस नहीं होता तो रिएक्शन होती भी नहीं, ठीक है। चलो ऐसे, इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछने लायक यही है, ऑर्डर कौन सा है, तो सेकंड ऑर्डर है, तो इस तरह से इसका रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Rx प्लस बेस, दोनों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल सिंस कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। E2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। देन ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर, they should be anti to each other at the angle 180। देखो ये इसका मतलब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसा नहीं है ये वाला एच हटा दे, ध्यान रखना, ये यहाँ से हट रहा है, ये यहाँ से, दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180। इस चीज को याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। ये नोट्स में शायद अपन नहीं लिखा तो वो देख लेना पॉज करके इसको। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E2, Ri, Rbr, Rcl, ये सब में सेम रहने वाला है। Then positional orientation of elimination in the most E2 elimination where there is a two or more possible elimination product, formation of the Sechem product। Sechem में क्या कहा था, more alkylated double bond are preferred। इसके अकॉर्डिंग देखो ये सी हटेगा तो क्या हो ना, तो ये सी हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ और वहाँ, दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर भी बन सकता है और यहाँ पर बन सकता है। तो जो रिंग में डबल बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड मोल एल्काइलेटेड, ऊपर दोनों हाइड्रोजन ही खाली, इधर दो एल्काइल, इसमें एक एल्काइल इधर है और एक एल्काइल इधर, दो देखो 1 2 और एक इधर, तो मेजर प्रोडक्ट ये उसके बिहाफ पर है सेंचुरी रूल्स के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है ये वाला, क्योंकि बच्चे वो पूछता है बीच वाले तो मेजर यहाँ और इधर एक आदमी दूसरा बना देगा, तो ध्यान रखना सेंचुरी रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो हमें याद रखना है। फिर इस तरह से देखो Br यहाँ से निकालना है, Br भी यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन की दो पॉसिबिलिटीज, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये भी बीटा ये भी बीटा, तो बीच में बन रहा है मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल, क्यों हुआ, लेस एल्काइलेटेड और ये मोर एल्काइलेटेड। ये रिएक्शन देखो इसमें भी Cl हाइड्रोजन निकलने लगेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये यहाँ वाला दोनों एक ही बात है, इधर का इधर का, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बना देगी। देखो फॉर्मेशन ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड या हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, यहाँ से भी यार H इधर से इधर से, तो दोनों देखो सेंचर के अकॉर्डिंग हॉफमैन इसका अपोजिट है, इसका सेंचर का, वो कहता है लेस एल्काइलेटेड मोर स्टेबल, वो देखो ठीक है क्या, दोनों को याद रखना है, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बता रखा है, बल्कि बेस मतलब बड़ा का ग्रुप है, तो अब यहाँ देखो इसने यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एनएचआईडी दे रखी है, बता रखा है हमको, यहाँ से Br हटाना है, हाइड्रोजन हटने का चांस एक यहाँ से और यहाँ से अगर हटता है तो हॉफमैन के अकॉर्डिंग, और यहाँ से हटेगा तो सेंचर के अकॉर्डिंग। ये डबल बॉन्ड प्रिंटिंग नहीं है, यहाँ प्रिंट है जाएगा, प्रिंटिंग इसलिए, ठीक है। चलो ये इसका ग्राफ बना के बता रखा है और कैसे एस्टेब्लिश है, ठीक। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शंस बहुत डीप जाके टॉपिक है यहाँ, है ना, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इससे। E2 reactions is the example of anti-eliminations and hydrogen leaving group and anti-periplanar
एंटी पेरिप्लेनर का मतलब हाँ वो नहीं, अपोजिट से निकलना 180 डिग्री से बॉन्ड बना करके एंटी पेरिप्लेनर। स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी E2 स्टीरियो स्पेसिफिक because the normal goes through an anti-periplenar transition state. The stereo specific product are alky. Formation of product E2. Product in E2 can explain as follow. देखो जरा ये इस तरह से, ये RS नोमेनक्लेचर बता रखा है इस तरह से, ठीक है। Factor affecting of the E2 reactions, structure of substance, nature of living group, strength of base, nature of solvent, ठीक, ये अपने को देखना ही है फैक्टर अफेक्टिंग कौन से। फिर नेक्स्ट देखो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस E1। अभी तो अपन एलिमिनेशन में चल रहे हैं, बहुत सारा आगे है। E1 में भी प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप डिपार्ट इन टू डिफरेंट स्टेप। टू स्टेप रिएक्शन ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अपन ऐसे रिलेशन को पढ़ रखा ना जिसमें टू स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, जो वन स्टेप रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर, जो टू स्टेप रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे यार अपोजिट है, टू वाली वन है और वन वाली टू। प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप डिपार्ट इन द टू डिफरेंट स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप इन्वॉल्विंग आयनेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, एंड सेकंड स्टेप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोटॉन। कार्बोकेटायन बनता है टू स्टेप वाली, तो यहां से पहले X हटा, कार्बोकेटायन बना सॉल्वेशन, और फिर यहां से H हटेगा, तो दो स्टेप रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कैरेक्टरिस्टिक देखो इसके, इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, टू स्टेप प्रोसेस, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि पहले कार्बोकेटायन बनेगा तो आगे अटैकिंग रिएजेंट आएगा, अगर कार्बोकेटायन नहीं बना तो अटैकिंग ग्रुप रिएजेंट अटैक नहीं कर सकता। Reaction intermediates is carbocation, so rearrangement possible. Then second step is base abstract proton. Second step में क्या करता है, प्रोटॉन निकलता हो, ये ध्यान रखना आपने, है ना। तो ये देखो इसकी ग्राफ बता देगा प्रोग्रेस। पहले यहाँ पर पूरा है, पहले कार्बोकेटायन बना, ट्रांजिशन स्टेट गई, कार्बोकेटायन बना, फिर इसकी अगली ट्रांजिशन स्टेट आ गई, ये एल्कीन बनाएगा। तो टू स्टेप में प्रोसेस है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये हटने वाला और ये उसको हाइड्रोजन पर हटाने वाला। ये इसका मैकेनिज्म दे रखा है, यहाँ से 3 डिग्री ऐसे प्रोटॉन शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बना वो सेंचुरी के अकॉर्डिंग बना है ना, मोरल कनेक्टेड। चलो आगे, इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में देखा था ना आपने, H2 सपोर्ट हटा करके तो OH हटा करके क्या बना, डबल बॉन्ड। तो रीअरेंजमेंट अकर्स, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, ध्यान रखना। रीअरेंजमेंट किसका होता है, कार्बोकेटायन का, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो अपने आप से 3 पे 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रीअरेंजमेंट है। इवन E2 में हो सकता है क्या, रीअरेंजमेंट E2 में नहीं होगा क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ ये क्वेश्चन बहुत बार। अब देखो इसका एग्जांपल दे रखा है, यहां से इसको एल्कोहल को हटाना है अपने को, इस तरह से फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप में OH हटा, अब यहां से हटने से कितना डिग्री क्रिएट हुआ, 3 डिग्री, ठीक है। चलो आगे, ये स्टेप फॉलो हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट है, अब इसका ऑर्डर देना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 3 डिग्री जल्दी हटेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये क्वेश्चन देखो, यहां से हटाना है तो डबल बॉन्ड कहां बनाना है, यहां या फिर यहां। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ऐसा, मैंने बताया कंफ्यूजन जहां रहता है वो क्वेश्चन देता है, यहां क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट है। और लिया क्या है अपन ने, कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट करता क्या है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है, ठीक। देखो जरा, अब यहां देखो, इसमें यहां पर दिया CH2 रिंग एक्सपेंशन करके वो बना देगा लास्ट, इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये बना। क्वेश्चन ऐसा वो देगा, ये देकर के सीधा एरो लगा देगा व्हिच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2-3 क्वेश्चन जो बता रहा हूं ना, आए हुए क्वेश्चन नहीं सारे। तो यहां ये ध्यान रखना है, E1 मैकेनिज्म हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रही है। फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमिनेशन रिएक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर कैसा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। चलो आगे, स्ट्रेंथ ऑफ द कंसंट्रेट बेस, जो हम बेस ले रहे हैं हाइड्रोजन हटाने वाला, वो कौन सा दे रहे हैं,
RDS इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ये, ठीक है। चलो RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप कौन सा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जल्दी से हट जाए। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट मोर विल बी द रेट इवन, ठीक है। टेम्परेचर विद द राइज टेम्परेचर इवन SN1 रेशियो राइज इन द एलिमिनेशन प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ने पर जल्दी हो जाएगी, लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन और पायरोलैक्टिक साइन एलिमिनेशंस, तो देखो जरा एलिमिनेशन रिएक्शन अगर द थ्रू साइक्लिक प्रोसेस में, तो इस तरह से ये बन रहा है। एक दो एग्जांपल देना है, कोऑपरेशंस, ये आपके नहीं है, ये कॉलेज लेवल के तो भी पूछा जाता है कभी आपसे, ठीक है। चलो आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इससे क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, लास्ट में बनेगा, रिंग बन जाएगी और ये निकल जाएगा। इसका एग्जांपल देगा। फिर है यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शंस, तो E1CP थर्ड टाइप की रिएक्शंस। तो E1CP क्या होता है, लीव फर्स्ट देन एक्ट्स, पहले वाले में लीव कौन हटा था, ब्रोमीन, फिर कौन हटा था, हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, अपोजिट, पहले कौन हटेगा, हाइड्रोजन, फिर कौन हटेगा, Br। बात समझ में आ गई क्या? E1 E2 और E1 में क्या हटता है, पहले Br, फिर हटता है हाइड्रोजन। अब E1CB कह रहा है वो, तो इसका मतलब कौन हटेगा, पहले हाइड्रोजन और फिर Br, ये याद रखना बच्चों। तो ये E1CB रिएक्शन याद रखना, कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। तो यहाँ ये रिएक्शन से पहले कौन हटेगा, यहाँ पर H हटने से क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस कार्बन एनायन बनाया। पहले वाला क्या बना था, कार्बोकेटाइन, पहले वाला कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बन एनायन। स्टेप सेकंड में ये नॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होकर ये निकल जाए, ये आपकी एनसीईआरटी में ही दे रखी है कंपटीशन के हिसाब से ये। फिर स्टेप फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H प्लस बाय बेस जेनेटिक कार्बोकेटाइन, बेस है यहाँ पर, यहाँ पर बेस हटाएगा इसको। कंडीशंस इन सेकंड स्टेप का कार्बन एनायन loses a living group to form alkene. Condition E1CP substance must be containing acidic hydrogen और poor living group। एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, हटेगा जल्दी तभी तो जाके होगा, ये बेस हाइड्रोजन हटाएगा। एक्टिव हाइड्रोजन, जिसको ऊपर क्या कह रहा है, एक्टिव हाइड्रोजन, इस H के इधर उधर, ठीक है। देखो जरा इसमें से हम कट रहा है, ये बन रहा है इसमें लास्ट में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा इसका। नेक्स्ट आ गया अपना कार्बन एनायन। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, रेडिकल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में भी कितनी रिएक्शन पढ़ ली अपन ने, E1 E2 E1 और E1CB। नेक्स्ट देखो कार्बन एनायन। कार्बन एनायन कब बनता है, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं रह जाए और ZH+ के फॉर्म में निकले, तब देखो हाईली अनस्टेबल, ठीक। इसे कैरेक्टर देखो, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एड इलेक्ट्रॉन वैलेंस कंप्लीट ऑक्टेट, एड इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, लुईस पेस 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर 0 वैकेंट ऑर्बिटल, 0 अनपेयर्ड, इसलिए डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडेशन sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसा रहेगा नीचे NH3 के जैसे, ठीक है। व्हेन नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस sp2, इस तरह से इसमें ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा, ये इधर घूमता रहेगा, इसी तरह से इसमें नो रिअरेंजमेंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिपेंड ऑन रेजोनेंस एंड इफेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट। सब जनरल मेथड कार्बन आयन पे अटैक बेस्ड सिस्टम, ये देखो बेस पे अटैक कर रहा है, कार्बन आयन बना देगा। बाय अटैक बेस्ड ऑन द ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे अटैक कर रहा है, तो ये एनायन बन गया, फिर यहां से अटैक कर रहा है, तो अभी एनायन बन रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन बनता है एनायन CO2 निकलने पर। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड Mg के साथ रिएक्शन देखी थी अपन ने, RMGs बनाता है, ये देखो RMGs बना रहा है। तो RMGs जहां बनता है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, वो कार्बन आयन वाली। लिथियम वाली देखी थी, ब्लिप रिएजेंट, ये नोट कर लेना है ना।
ग्लीबेन रिएजेंट्स। चलो पेज नंबर, चलो 5-10 मिनट और है। सब ये सब जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बन है, अटैचमेंट ऑफ कार्बन है। ये एल्कोहल वाली है अपने, उसमें अटैचमेंट ऑफ H+। दूसरा है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, इस तरह से एडिशन ऑफ द रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशंस। ये RMS के साथ कीटोन बनाने वाले प्रिपरेशन में है, ये कीटोन वाले चैप्टर में है। और ये आपका हेलोजेन वाले में, एल्कोहल वाले में भी है ये रिएक्शंस। तो सोडाबाइन डिकार्बोक्सिलेशन कौन से चैप्टर में? कार्बोक्सिलिक वाले में है ये। फिर कोरे हाउस सिंथेसिस, इसके साथ हीटिंग इफेक्ट, 2 क्वेश्चन ले रखे। उसके बाद चलते हैं पर रिडक्शन, ये क्वेश्चंस। रिडक्शन मींस alkene alkyne और कैटालिटिक गिव हाइड्रोजनेशन गिव alkane। तो इस तरह से डबल बॉन्ड से सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, डबल सिंगल कन्वर्ट कर सकते हैं H2 और कैटालिस्ट कौन सा लेंगे? NiPTPD। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कैटालिस्ट लेंगे PDPD, ऑर्डिनरी टेंपरेचर, प्रेशर, निकल 200 से 300, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कहते हैं इसको। Ni जब आता है तो रेने निकल की वजह से रेने निकल ऑब्टेन बाय बॉइलिंग Ni। ये सब्स्टिट्यूट सेंटर्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी ना अपन ने, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिएक्शन 2, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस H2PD, लिन-लार कैटालिस्ट। एक बार ये कैटालिस्ट पूछा था खाली कि लिन-लार कैटालिस्ट कौन सा है इनमें से, ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है H2PD DSO4, कौन सी रिएक्शन है? रोसेनमून। फिर है पीच रिडक्शन, पीच रिडक्शन होता है Ni लिथियम, Ni Li और लिक्विड अमोनियम की वजह से। ये तीनों नाम याद रखना, लिन-लार और रोसेनमून और ये है पीच रिडक्शन, तीनों एक ही पैटर्न की है। फिर नेक्स्ट है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में, जिसमें कैटालिस्ट जिंक और HCl। जिंक HCl को क्या नाम है? ZnHCl जो होता है ल्यूकास रिएजेंट। हां, जिंक प्लस कॉपर इन रेड फॉस्फोरस पर HI, जिंक एसिड। अब देखो नेक्स्ट है कुछ रिएक्शन दे रखी है इसकी, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबसे अपन ने क्या बना रखा है? एल्केन बनाना है। ठीक है, और देखो आगे नेक्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शंस। क्लीमेंसन में क्या है? ऐसा होगा करो कि क्लीमेंसन और फ्लोरोकेशन याद हो जाए। तो क्लीमेंसन में जिंक अम्लगम और इसमें हाइड्रोजन, और दोनों से एल्डिहाइड और कीटोन से अपन एल्केन बनाते हैं। क्लीमेंसन, फ्लोरोकेशन आ गई। अभी देखो सारी रिएक्शन आ गई, वुल्फिस्टर, क्लीमेंसन, मॉइजिंगो रिडक्शंस, एसिड के साथ में देखो। देन हाइड्रोकार्बन रिडक्शंस, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजनेशंस, रोसेनमून रिएक्शन, H2PDBSO4, H2PDBSO4 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पीच रिडक्शंस, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, रेड फॉस्फोरस प्रेजेंस ऑफ HI। नेक्स्ट कैटालिटिक हाइड्रोजन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PTPD Ni। ठीक है, चलो आगे। ये इसके एग्जांपल दिए, जितने अपन ने पढ़ी उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिए इन्होंने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी? हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फेडरल ग्राफ, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, ये सारे रिएक्शंस इसमें। चलो, तो ये आ गया इंट्रोडक्शंस। इसमें ये AR के साथ में हटा करके E लगाना है अपने को। तो देखो जरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन के साथ में H2 + FeX3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, HNO2 के साथ में NO2 लग जाएगा, SO3 के साथ में SO3H, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। फिर है फेडरल ग्राफ, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, दोनों ही। तो ये सारी कैसे लगती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना? देखो जरा। फिर है जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इनकम मैकेनिज्म। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ पर पहले E इस पे फास्ट अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये E हटा करके स्लोप मैकेनिज्म से ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक, तो इस तरह से मैकेनिज्म दे रखा है।
फिर आइसोटोप इफेक्ट मतलब हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम ले रहे हैं तो। फिर नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड HNO3 और H2SO4 की वजह से। फिर सल्फोनेशन में H2SO4 की वजह से होंगे रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट आपका हैलोजिनेशंस, ये रिएक्शन अपन 11th क्लास में थी। एनहाइड्रस के साथ में एनहाइड्रस HCl3 के साथ Cl को हटाएगा, उसको प्लस बना देगा, प्लस बना करके इसको रिंग पे अटैच करेगा ये, और ये इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर है मिडिलक्रॉप एल्काइलेशंस, जिसमें भी क्या लिख देते हैं HCl3, इसी तरह से इसको हटा करके R को अटैच कर देगा ये। तो यहाँ इसका मैकेनिज्म देखो, ये मैकेनिज्म और इससे ऊपर वाला मैकेनिज्म सेम है क्योंकि उसमें भी HCl3 है। फिर मिडिलक्रॉप एसिलेशंस, इसमें भी सेम मैकेनिज्म आएगा। जहां AlCl3 आ रहा है वो Cl को हटाने का काम करता है केमिकल, ये HCl4 बन जाता है, Cl को ले जाता है और बचा हुआ पोर्शन प्लस में कन्वर्ट कर देता है। देखो यहां से Cl हटाया, इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया प्लस में, इस तरह से इसका चलता रहेगा। फिर देखो ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक रिएक्शंस, ये देखो इसमें E, ये वाई यहाँ E ऑर्थो पर पैरा पर, ये 1,3 पेंट, ठीक है, ऑर्थो पे है या पैरा पर अटैच, जिसको अपन क्या कहते हैं चलिए इफेक्टिव सब्स्टिट्यूशंस। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी ग्रुप, मॉडरेट एक्टिविटी वीकली, इस तरह से हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे pyridine, quinoline, pyrimidine, pyrrole, furan, thiamine, इनके ऊपर अगर रिएक्शन करानी है तो ये बेंजेनोइड है, ये बेंजेनोइड हेटेरोसाइक्लिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसके ऊपर करा रहे हैं बट पायरमिड के ऊपर इस तरह से, ये एनसीटीवी नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो बच्चों, ये अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये 11th और 12th दोनों में है और इसमें बहुत सारे नए रिएक्शंस भी आएंगे, इनको भी देखना है आपको, और बहुत अच्छा टॉपिक है। कंपटीशन पर्पस से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, भले जेई हो या नीट हो, इस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का आना है। थोड़ा सा आपको जब भी पढ़ो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें जहां मैंने बताया आपको। बेस्ट ऑफ लक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।